वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इंडिया पाकिस्तान का तनाव तो आप देख ही रहे हैं कितना चल रहा है। आज हम थोड़ा सा और आगे के एक लेवल पे चलते हैं कि अगर जो अभी ये तनाव वाली स्थिति चल रही है, अगर ये इन फ्यूचर और एस्केलेट हो जाती है, जिसकी वजह से कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए कि न्यूक्लियर वॉर तक हम पहुंच गए, तो न्यूक्लियर वॉर में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो द इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया गया था एक 2019 की स्टडी में कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हो सकती है और वो न्यूक्लियर वॉर हो सकती है इन द ईयर 2025। और आज की डेट में आप देख ही रहे हैं कि एक वॉर वाली स्थिति फिलहाल चल ही रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो जैसे कि ये प्रिज्यूम करा गया, ये अज्यूम करा गया कि एक वॉर वाली स्थिति बन सकती है और वो भी एक न्यूक्लियर वॉर वाली, तो इकोनॉमिक टाइम्स ने एक आर्टिकल निकाला है कि एक अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो उस केस में कैसे सरवाइव करना है। तो डिस्कस करते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो उस केस में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की पावर्स को कंपेयर करें, न्यूक्लियर पावर्स को कंपेयर करें, तो इंडिया 5 टाइम्स ज्यादा ग्रेटर है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। देखते हैं कैसे। इंडिया की जो मिसाइल्स हैं और जो पाकिस्तान की मिसाइल की पावर्स हैं, वो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी अगर इंडिया अपना अग्नि-1 मिसाइल का यूज करे तो वो 1000 किलोमीटर तक के लेवल में जा सकती है, और अगर ये अपने इन मिसाइल्स को यूज करे तो आप देखिए कि कितने लेवल के डिस्टेंस को ये मीट कर रहे हैं। अगर इंडिया ने अपनी सिर्फ अग्नि-1 मिसाइल को लॉन्च करा तो वो जाएगी 1000 किलोमीटर तक, और इनकी जो टॉप लेवल की मिसाइल की पावर है वो 2000 किलोमीटर तक की है। तो इस लेवल तक की तो हमको लगता नहीं है कि इंडिया की आने की जरूरत पड़ेगी। अब फेज 1, अगर कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो उस केस में फर्स्ट 0 to 2 मिनट्स, मतलब इनिशियल 2 मिनट्स में क्या करना है, क्या होता है जैसे कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाता है। अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है तो वो एक थर्मल रेडिएशन के फॉर्म में होगा, एक ब्लास्ट प्रेशर के साथ आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होंगे और आयनाइजिंग रेडिएशन के साथ ये अटैक होगा। A fireball forms thousands of degree hotter than the sun surface. सन की सरफेस से ज्यादा गर्म ये फायरबॉल होगा, जिसके साथ साथ एक शॉक वेव आएगा, लाइट फ्लैश करेगी और रेडियो एक्टिव फॉल आउट होगा। अब इस चीज में क्या की सर्वाइवल प्रिंसिपल होगा। इनिशियल 2 मिनट्स में क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि जहां पे भी ब्लास्ट हो रहा है, हुआ है या आपको लग रहा है कि होने वाला है, वहां से जितनी भी ज्यादा दूरी है वो बनाए रखनी होगी आपको। और अगर आपने ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाए रखी तो उतना ज्यादा से ज्यादा आपके चांस ऑफ सर्वाइवल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बट बियॉन्ड 1.5 to 2 किलोमीटर्स फ्रॉम ग्राउंड जीरो सर्वाइवल इज पॉसिबल विद द राइट एक्शन। अगर आप एटलीस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर दूर हैं और आप सही एक्शन प्लान लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो आप बच जाएंगे, आपके चांसेस जो है सर्वाइवल के वो बच जाएंगे। इंस्टेंट रिएक्शन, अगर आप कोई देखते हो कि कोई ब्राइट लाइट फ्लैश हो रही है और वो ग्राउंड में आ जाती है अगर, तो आप अपना फेस बचाने की कोशिश करेंगे, अपने हाथों से अपने सर को बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप ऐसा करने की आपको क्यों जरूरत है, क्योंकि आपके अगेंस्ट एक थर्मल वेव आ रही है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होगी और आपके पास कुछ ही सेकंड होंगे अपने आप को बचाने के लिए। और इस दौरान आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप फ्लैश की तरफ ना देखें। इट कैन कॉज फ्लैश ब्लाइंडनेस और परमानेंट रेटिनल बर्न्स इवन 52 किलोमीटर अवे एट नाइट। चाहे आप क्यों ना 50 से 80 किलोमीटर दूर हो, आपको अवॉइड करना है कि आप उस फ्लैश लाइट की तरफ ना देखें। और आपको एक ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करनी है जहां पे आप अपने आप को कवर कर सके, थिक वॉल्स, अंडर अ डेस्क और अ डिच, इन एनीथिंग दैट शील्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग डेब्रिस। किसी भी चीज, जो भी चीजें उड़ रही हैं उनसे आपको अपने आप को बचाना है, अपने आप को सेफ्टी वॉल्व में लेके आना है।
फेज 1, अगर ब्लास्ट वेव हो जाता है तो आप सरवाइव कैसे करेंगे इनिशियल 10 मिनट में। अगर आप 1 किलोमीटर तक की दूरी में है जहां पे ये ब्लास्ट हुआ है, तब तो उसका ये चांस है कि टोटल डिस्ट्रक्शन होना ही होना है। अगर 1 से 2 किलोमीटर की दूरी में है तो सिवियर डैमेज कॉज हो सकता है, पर यहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस थोड़े कम हैं। 2 से 5 किलोमीटर की दूरी में है तो फ्लाइंग ग्लास स्ट्रक्चरल डैमेज कॉज हो सकता है। पर अगर आप 5 to 10 किलोमीटर्स की दूरी में है तो प्रेशर वेव डैमेज हो सकता है और सर्वाइवल के चांस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपके हो सकते हैं। मतलब अगर आप जितना पास है उस एरिया से, वहां आपके सर्वाइवल के चांस कम से कम है, और जितना आप इनसे दूर है उतना आपके चांसेस सर्वाइवल के बढ़ जाते हैं। आपको शॉक वेव से अपने आप को बचाना है। जब एक बार फ्लैश हो जाता है तो एक ब्लास्ट वेव होता है, विद इन फ्यू सेकेंड्स जैसी अटैक होता है। जैसे वो जो वेव होंगी वो टॉर्नेडो लाइक वेव्स हो सकती हैं, बिल्डिंग्स को कोलैप्स कर सकती हैं फ्लाइंग शार्पनर की तरह। तो आपको क्या करना है, आपको किसी फ्लैट ग्राउंड में रहना है, अपने सर को बचाना है, अपनी गर्दन को बचाना है, और जब तक वो वेव पास नहीं हो जाती है तब तक आप जहां पे हो आपको अपने आप को वहीं पे ही रखना है, कोई रकस क्रिएट नहीं करना है। फॉल आउट प्रोटेक्शन मतलब अगर ब्लास्ट हो गया है तो उसके 1 घंटे बाद तक आपको क्या एक्शन प्लान लेना है। व्हाट इज अ न्यूक्लियर फॉल आउट? न्यूक्लियर फॉल आउट क्या होता है? जो भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ यूरेनियम, प्लूटोनियम, सीसियम, स्ट्रोंटियम sucked into the mushroom cloud and fall back as a dust, ash और rain। जैसे कि आप समझ सकते हैं अगर कोई भी न्यूक्लियर फॉल आउट होता है, फिजन की तरह अगर आता है, तो आपको उतने एरिया से एक दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि वहां से निकल के आएंगे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जिनका मैंने अभी नाम लिया है। Fallout begins falling as early as 10 to 20 minutes after the denotation। जैसे ही वो बर्स्ट आउट हुआ है तो जो भी पार्टिकल्स बाहर निकल के आएंगे वो इनिशियली 10 to 20 मिनट्स में निकल के आ जाएंगे ग्राउंड में या फिर सरफेस पे जहां पे एक्सप्लोजन हुआ है। फोर्थ है, आपको इमीडिएट क्या क्या चीजें प्रायोरिटी में रखनी है। पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको अंदर चले जाना है, जो भी नियरेस्ट जैसे बंकर टाइप का आपको कोई एरिया मिल रहा है, सॉलिड सील्ड बिल्डिंग के अंदर चले जाना है, किसी बेसमेंट के अंदर चले जाना है, रूफ टॉप के अंदर चले जाना है, सील द शेल्टर और उसको बंद करके रख लेना है, क्योंकि शट ऑफ द वेंटिलेशन सिस्टम जैसे एसी, हीटर्स, फैंस, इन सारी चीजों को आपने बंद करके रख लेना है। कोई डक्ट टेप लगा देनी है, प्लास्टिक शीट लगानी है, ताकि जो वो रेडिएशंस हैं, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, वो अंदर एंटर ना हो सकें बेसिकली। फिर उसके बाद है डीकॉन्टामिनेट करना है, रिमूव आउटर क्लोथिंग, जो भी आपने बाहर से कोई हुड पहना है, कुछ भी पहना है, उसको हटा देना है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो हैं वहां पे चिपकने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत लेवल के चांसेस होते हैं। आपको शार करना है सोप के साथ, वाटर के साथ, स्पेशली अपने बालों को, क्योंकि वो चांसेस हैं कि वो वहां पे स्टिक हो सकते हैं। कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना है। फेज 4 क्या है, जहां पे आपको शेल्टर इन प्लेस मतलब इनिशियल 1 से आपको 72 आवर्स, 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक में आपको क्या करना है। रेडिएशन जो होती है इनिशियल 2 डेज में बहुत ज्यादा होती है। आफ्टर 48 आवर्स रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो डीके होने लगते हैं, वो रिड्यूस करने लगते हैं रेडिएशन को सिग्निफिकेंटली। तो आपको क्या करना है, टाइम आफ्टर ब्लास्ट 7 घंटे बाद आपको क्या करना है, रेडिएशन लेवल 10% ऑफ इनिशियल कम हो जाता है। फिर उसके बाद 49 आवर्स बाद 1% ऑफ इनिशियल हो जाता है और 14 दिन के बाद ये आपका 0.1% लेवल पे आ जाता है। फिर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल क्या कैसे आप कर सकते हैं, फूड एंड वाटर सेफ्टी कर सकते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, हाइजीन बनाए रख सकते हैं, और अपने आप को इन्फॉर्म रखेंगे, जो भी जैसे आपका बैटरी वगैरह है उन सब चीजों को चार्ज करके रखेंगे, मोबाइल्स की, लैपटॉप्स की, ताकि आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से, कोई हेरसे बातों से आप क्या ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो सके। ठीक है, तो ये एक वर्सेंड सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाए
तो उस केस में आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड कुछ डूज एंड डोंट्स आपको बता दिए हैं। नॉट जस्ट फॉर दैट वेरी मोमेंट कि जब अटैक हुआ है तब आपको क्या करना है, बट उसके बाद भी एटलीस्ट 72 आवर्स बाद आपको उस ड्यूरेशन तक क्या क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, कैसे आप सेफ्टी बनाए रख सकते हैं, ये आपको आज की वीडियो में पता चला है।